गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक बार फिर आपके सामने, ठीक है, हमारा चल रहा था क्लास 12 के लिए, ठीक है, उसकी फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसके अंदर अभी तक हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। आज हमारा 9 लेक्चर है। इन 8 लेक्चर के अंदर हम काफ़ी कुछ बेसिक सा सीख चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर कल हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ी थी, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। समझिए, देखो बात को अब आप कि अब तक हम ये जान चुके हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हमें यानी कि किसी मैटर पर अगर हमें अगर चार्ज अगर निकालना है, ठीक है, तो चार्ज का कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। तो चार्ज का हमारे पास में फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास में, Q इक्वल्स टू एन ई। क्या होता है फॉर्मूला? Q इक्वल्स टू एन ई, प्लस माइनस आगे लगा होगा, ठीक है। वो नेचर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। अगर प्लस आता है तो इसका मतलब, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, माइनस आता है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक। अब यहाँ पर ये जो n था इसको आपको ढंग से समझना होगा अच्छे से, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये याद रखिए, ये चीज़ क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो E है, ठीक है, इस E के बारे में भी हम बात करेंगे। ये हमारे पास में है चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी तक हमने बताया नहीं है कि एक्चुअली में इस पर चार्ज होता कितना है। तो आप याद रखेंगे कि जो किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस पर जो चार्ज होता है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹ और यूनिट अपन ने इसकी पहले पढ़ रखी है। तो यूनिट क्या थी इसकी, कूलम। क्लियर है। अब जब हम इसको न्यूमेरिकल के अंदर जब हम यूज़ करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1.67 को आप रहने दीजिए। जब हम न्यूमेरिकल में इसको यूज़ करेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। क्लियर है। एक इम्पोर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना ही है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो हमारे बहुत यूज़ आएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है। बस खाली डिफरेंस किस चीज़ का है कि इलेक्ट्रॉन का ये जो चार्ज है उसको एक्चुअली में हम यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो किसके साथ में हम रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के साथ, पॉजिटिव के साथ में। क्लियर है वाली बात। इसको आप थोड़ा सा नोट भी करें और आगे इसको देखें। कुछ एक इम्पोर्टेंट नोट थे 2, ठीक है, जो आपको एक बार में थोड़ा समझा सकता हूँ, ठीक है। समझाता हूँ, देखो समझिएगा। तो नोट नंबर फर्स्ट समझ लीजिए आप, ठीक है। तो हमारे पास में जो फर्स्ट नोट है वो मैं क्या कहता है कि आपसे एक अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि बताइए कि अगर किसी का अगर मास है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के पास में अगर मास है तो उसके पास में चार्ज होना कंपलसरी है या नहीं, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर किसी के पास में अगर चार्ज है, ठीक है, तो उसका मास होना कंपलसरी है या नहीं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा आप सोच के देखिए इसको, ठीक है, बाकी फिर मैं इसको बताता हूँ। चलिए अब सुनिए, देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास है, ठीक है, तो उस पर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। ठीक से सुनिएगा आप। किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास है, ठीक है, इफ ए ऑब्जेक्ट हैव मास देन देयर विल बी चार्ज ऑन इट और नॉट, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में अगर मास है, ठीक है, तो उसके पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है। थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। इफ मास is present then charge may or may not, ठीक है। कि अगर ये भी अब थोड़े से नोट्स जो बन रहे हैं हमारे एक्चुअली थोड़े से भी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जैसे हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी फिर इसको अपन डिटेल के अंदर थोड़ा सा आपको समझाया जाएगा, ठीक है। डिटेल में आपको डिक्टेट करवाया जाएगा नोट्स, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में अगर मास है, ठीक है, तो उसके पास में चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। सोचिए, देखो इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूँ तो एग्जाम्पल देखिए इसका इम्पोर्टेंट है।
एग्जाम्पल इसका क्या है, सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो हमें मिलेगा इसके न्यूक्लियस के अंदर ही। जैसे हमें पता है जो भी हमारे पास में जो एक एटम होता है, एक एटम के अंदर हमारे पास में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और तीसरा जो पार्टिकल है वो कौन सा है, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज होता है, प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है। अब बात करते हैं हम न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो एक्चुअली में न्यूट्रॉन का मास तो होता है। ठीक है, आपको पता है भाई न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए अलग से मैं डाटा लिख देता हूँ। ठीक है, कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास में, ठीक है, जो होगा वो होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और नियरली इतना ही जो मास है, ठीक है, नियरली तो जो प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, दोनों इक्वली सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रोटॉन का ज़्यादा होता है। ठीक है, वो आफ्टर 3 डिजिट आएगा। ठीक है, लेकिन इतना मास होता है। क्लियर है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन के पास में मास तो होता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना, तो हम क्या बताते हैं कि न्यूट्रॉन कैसा है हमारे पास, न्यूट्रॉन कैसा है हमारे पास में, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास। क्लियर है, तो इसका मतलब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ही हमारे पास में कौन सा है, न्यूट्रॉन। ठीक है, कि एक्चुअली में न्यूट्रॉन के पास में मास तो होता है। ठीक है, मास तो प्रेजेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता। क्लियर है, वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नोट करें। अब इसको आगे और समझें, तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो क्या इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, यानी कि अगर किसी के पास में अगर चार्ज हो, ठीक है, तो उसका मास, तो उसमें मास होना चाहिए या नहीं। ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर किसी बॉडी के पास में चार्ज तो है लेकिन उसके पास में मास नहीं हो। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है, तो याद रखिए ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चार्ज सिर्फ उसी बॉडी के पास में होता है, ठीक है, जिसके पास में क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए उस बॉडी का। क्यों होना चाहिए वो भी आप थोड़ा समझें। जैसे कि अपने जब कॉन्सेप्ट जब मैं आपको समझा रहा था, तब मैंने आपको कहा था कि एक्चुअली में किसी बॉडी के चार्ज होने का क्या मतलब होता है, कि किसी बॉडी का चार्ज होने का मतलब होता है उसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, या तो उसके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब भाई इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि बिना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के तो किसी पे चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का तो खुद का मास होता ही है। ठीक है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा इस बात को याद रखेंगे कि अगर ये हमने कहा कि एक्चुअली में किसी के पास में मास तो है लेकिन उसमें चार्ज हो, ऐसा पॉसिबल, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उस पर चार्ज हो सकता है उस पर चार्ज नहीं हो। लेकिन अगर किसी बॉडी के पास में अगर चार्ज है तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि उसके पास में मास भी होगा। ठीक है, विदाउट मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये मेरा इसका सेकंड पार्ट था। इफ अ बॉडी है charge then mass is compulsory। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा समझेंगे ठीक से कि अगर किसी बॉडी के पास में अगर मास, किसी बॉडी के पास में अगर चार्ज है, ठीक है, तो उसके पास में मास का होना कंपलसरी है। ठीक है, विदाउट मास चार्ज पॉसिबल ही नहीं है किसी बॉडी पर। क्लियर है, ऐसी बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ में एक बात और भी है, ठीक है, वो मैं और समझा देता हूँ आपको। क्या कि एक्चुअली में हमारे पास में आप लोगों ने एक नाम सुन रखा होगा, फोटोन्स। ठीक है, जो हमारे पास में फोटोन्स है, फोटोन का एक्चुअली में ना तो मास होता है ना ही चार्ज होता है। ठीक है, फोटोन्स हमारे पास में ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनका ना तो मास होता है ना ही चार्ज होता है। फोटोन्स neither have mass nor charge। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं जो आपसे कभी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, अगर पॉसिबल है तो इसका आप एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए। क्लियर ये वाली बात। ठीक है, इसी के साथ में एक जो छोटी सी बात हो रही है, तो हमारा फर्स्ट नोट था। फर्स्ट नोट के अंदर हमारे पास में 3 पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट नोट के अंदर हमारे पास में ये 3 पॉइंट है। ठीक है, तीनों को आप ठीक से अच्छे से नोट करेंगे। ठीक, अब
नेक्स्ट जो इसके अंदर नोट है, ठीक है, वो और मैं आपको नोट कराता हूँ। तो नेक्स्ट जो नोट है, नोट नंबर सेकेंड, ठीक है, वो हमारे पास में क्या है, वो ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमारा जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, जो हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो उसका नाम ही क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। जब हमने शुरू में, जब हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही क्या होता है कि एक्चुअली में अपन क्या करना चाह रहे हैं कि अपन प्रॉपर्टीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, कब, जब हमारा जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, एट रेस्ट, चार्ज कैसा होगा, एट रेस्ट पर होगा, ठीक है। तो अब जब चार्ज, जब हमारा रेस्ट पर होगा, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, ठीक है, तो जब चार्ज पर होता है तो ये ओनली, ठीक है, कौन सा वाला फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम चैप्टर के अंदर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम धीरे धीरे इसको सीखते हुए चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब याद रखें, रेस्ट पर होगा चार्ज, अगर रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो चार्ज है वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से इसका सेकंड जो पार्ट है वो ये है कि चार्ज अगर हमारा यूनिफॉर्मली, अगर ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चल रहा है, ठीक है, इफ चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि एक्चुअली में इसका अभी ये भी एक्सेलरेट नहीं है, यानी कि अभी इसके पास में एक्सेलरेशन कितना है, इसका 0, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो जब चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है, साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड as well as and electric field and magnetic field। क्लियर है, वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यानी कि जब हमारा चार्ज रेस्ट पर होता है, ठीक है, तो ये सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब हमारा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, ठीक है, जब हमारा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी का ही तीसरा और था, ठीक है, कि चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन, ठीक है, वो एक्सेलरेटेड है, ठीक है, व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड देन इट प्रोड्यूस, ठीक है। तो जब चार्ज एक्सेलरेटेड होता है, यानी कि जब चार्ज की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, ठीक है, तो जब उसका ऐसा मूव होता है, ठीक है, ऐसा मूवमेंट होता है, तो उस केस में है देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड इसके साथ साथ में ही, ठीक है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लग जाता है, या फिर जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये तीन इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इन सब चीज़ों को सीखेंगे। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। तो अब हमारे पास में जो चीज़ें आ गई है, भाई चार्ज के बारे में बेसिक बातें थी वो हमने सीख ली है, हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज सीख ली है, ठीक है। अब हम चार्ज के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। बहुत बड़े न्यूमेरिकल नहीं है ये, सिर्फ ये जो न्यूमेरिकल्स है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो 11th से 12th में आएंगे, ठीक है। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनको शायद हो सकता है ये न्यूमेरिकल आए, ठीक है। अब कैसे कैसे न्यूमेरिकल हैं उनको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स, ठीक है, पूरा मैं न्यूमेरिकल नहीं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा फिर वीडियो हो जाएगा। तो उसके अंदर मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली में हमारे पास में जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्या है। फर्स्ट हमारा बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है।
फर्स्ट बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल है, वो तो डेटा भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि क्वेश्चन ये है हमारा कि किसी बॉडी से, ठीक है, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर मुझे कितना चार्ज लाना है, 1 कूलम, ठीक है, यानी कि चार्ज की वैल्यू इस पर कितनी होनी चाहिए, 1 कूलम, ठीक है। तो पहले तो आपको पता है कि अगर इस पर अगर चार्ज अगर 1 कूलम आएगा और मैंने अगर माइनस नहीं लिखा है तो इसका मतलब इस पर चार्ज कौन सा है, प्लस वाला, यानी कि पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली बताइए आपको यहाँ इसमें से इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करने पड़ेंगे या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, रिमूव हुए होंगे, क्लियर है, ठीक है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, क्लियर। क्वेश्चन हमारा यही है कि अगर इस बॉडी को अगर हमें 1 कूलम चार्ज से अगर, ठीक है, 1 कूलम अगर हमें इसको अगर चार्ज अगर देना है, ठीक है, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हमें निकालने होंगे। तो देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम इट। एक्चुअली वो पूछना चाहता है हमसे ये कि अगर हमारे पास में अगर ये बॉडी है और अगर इसको मुझे अगर 1 कूलम अगर चार्ज अगर करना है, ठीक है, 1 कूलम अगर मुझे अगर इसको चार्ज अगर करना है, ठीक है, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन मुझे रिमूव करने पड़ेंगे, क्लियर है। अगर आपसे अगर बनता है तो देखिए आप हमेशा पहले खुद कोशिश करिए, ठीक है, अगर आपसे अगर बनता है तो इसको एक बार करने की कोशिश कीजिए, बाकी फिर मैं करवाता हूँ इसको। देखिए कैसे करना है, इसको सोचना कहाँ से। हमें ये कहा कि एक्चुअली में इस पर चार्ज कितना है, 1 कूलम, ठीक है। अब एक बात और आप सोच के देखिए कि क्या अभी तक आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, आप अभी तक आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, कितने फॉर्मूले पढ़ाए हैं, अभी मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक जो मेरा सिस्टम चलेगा, ठीक है, वो भी किस पर चलेगा, उस एक फॉर्मूले पर ही बेस्ड अभी न्यूमेरिकल भी होंगे, ठीक है। देखिए कैसे, हमें कहा कि एक्चुअली में चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 कूलम, कितनी होनी चाहिए, 1 कूलम। तो हम कह सकते हैं कि गिवन हमें क्या हुआ कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, ठीक है। और चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, क्लियर है। पूछा क्या जा रहा है हमसे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्या हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा रहे हैं, क्या पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन से। तो मीन्स आपसे एन की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, क्लियर है। अब न्यूमेरिकल करने का बहुत एक सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी आपको गिवन हो, ठीक है, और उसको आप नोट कर लीजिए, जो आपसे फाइंड करवाया जा रहा है उसको आप नोट कीजिए, और इनके बीच में आप एक रिलेशन देखिए, ठीक है, इनके बीच में आप एक रिलेशन देखिए, ठीक है। तो हमें पता है कि Q का तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि Q का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो Q इक्वल्स टू क्या होता है, एन, Q इक्वल्स टू क्या होता है, एन। और इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या, ये हमें फाइंड करना है और ये दोनों हमें गिवन है। तो अगर ये तो बस अब तो सिंपल सा हो गया है क्वेश्चन, Q/E, ठीक है, Q की वैल्यू आपको 1 गिवन है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है। सोल्व आप इसको खुद करेंगे, ठीक है, सोल्व इसको आपको खुद करना है, क्योंकि जब तक आप सोल्व करना नहीं सीखेंगे, ठीक है, तब तक देखिए मैं तो कर दूंगा लेकिन एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ा सा सोल्व करना आना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को हम कैसे जल्दी से सोल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक देखो, मैं पहले क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जिन बच्चों को खुद से सोल्व करना है पहले एक बार वो खुद से सोल्व करेंगे इसको, ठीक है, वीडियो पोस्ट करके खुद से सोल्व करेंगे। बाकी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आप इसके बारे में सोचेंगे। देखिए 10⁻⁻19 है, इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻+19/1.6, ठीक है। यहाँ से आप ये पॉइंट रिमूव करेंगे, ऊपर आएगा, तो इसका मतलब ऊपर टोटल पावर कितनी हो गई है, 10⁻20, नीचे कितना आ गया है, 16, क्लियर है। अब मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा काम किया, क्या कि जो वैल्यू थी उसमें से 2 जीरो तो इधर लिए और बाकी के 18 यहाँ पर हैं, तो नीचे कितना आ गया, 16, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, ठीक है।
अब आप चाहें तो इससे डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट अगर 100 में अगर 16 का अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.25, ठीक है, और 10⁻18 हमारे पास में चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आता है कि 6.25 × 10⁻18। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, ठीक है। और भी इसके कई हमारे पास में फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर ये पॉइंट अगर यहाँ से अगर रिमूव करेंगे, नीचे अगर आप अगर 100 लाएंगे तो यहाँ से दो जीरो और निकल जाएंगे, तो कितना आएगा 625 × 10⁻16, ठीक है। आप सोच के देखिए, थोड़ा सा मैं और बताता हूँ। देखिए 625 × 10⁻16 ये बहुत छोटा अमाउंट है या बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। याद रखिए ये एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक ह्यूज अमाउंट है ये, ठीक है। तो जो 1 कूलाम होता है, कूलाम एक बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। इसलिए हम जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को, वो हम माइक्रो कूलाम में, नैनो कूलाम में हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में कूलाम एक बहुत बड़ी यूनिट है। क्लियर है वाली बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखेंगे। अब एक नेक्स्ट के अंदर हमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास में एक ही ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे पास में बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी को हमने एक्चुअली में क्या किया, ठीक है, चार्ज किया। हमने क्या किया है, इसको चार्ज किया। ऑन चार्जिंग इट्स मास इंक्रीज बाय 9.1 नैनोग्राम्स, ठीक है। कि पहले ये बॉडी थी, ठीक है, इसको मैंने चार्ज किया और चार्ज करने पर क्या हुआ कि इसका मास इंक्रीज हो गया है, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ है? 9.1 नैनोग्राम्स। क्लियर है। आपको देखो इसके अंदर 2 आंसर बताने हैं, ठीक है। पहला तो आपको क्या बताना है कि बताइए इस पर जो चार्ज है, ठीक है, ये जो बॉडी हुई होगी, ठीक है, इस पर चार्ज का नेचर क्या होगा, नेचर, ठीक है। नेचर का मतलब होता है कि आपको ये बताना है कि एक्चुअली में ये जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हुई है या नेगेटिवली चार्ज हुई है। क्लियर है। दूसरा आपको बताना है कि इस पर जो चार्ज है, ठीक है, इस पर जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है वो कितनी होगी। चार्ज की वैल्यू आपको इस पर बतानी है, ठीक है। और साथ साथ में ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब और देना है। एक ही क्वेश्चन समझ लीजिए, इसको आप ज़्यादा नहीं करेंगे, कि आपको क्या क्या बताना है। आपको फाइंड नेचर बताना है, चार्ज बताना है, और आपको ये बताना है कि देखो कि अगर हम इसको अगर चार्ज अगर कर रहे हैं और इसका अगर मास अगर इंक्रीज अगर हो रहा है, तो डेफिनेटली हम पढ़ चुके हैं कि इसका जो मास अगर इंक्रीज हो रहा होगा, किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा होगा कि भाई इसको हमने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन दिए हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन अगर दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन का तो कुछ मास होगा, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन की मास की वजह से क्या होगा, इसका जो मास है वो इंक्रीज हुआ होगा। तो बस ये पूछा जा रहा है कि बताना है आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन इसको दिए गए हैं, ठीक है, कि इसका मास कितना इंक्रीज होना होगा है। 9.1 नैनोग्राम इंक्रीज हुआ है, तो 9.1 नैनोग्राम इंक्रीज करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा गया है, ठीक है। एक बार आप कोशिश कीजिए इसको बनाने की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब पहले तो देखिए चार्ज, ठीक है। नेचर तो बताना शायद बहुत इजी है, नेचर तो शायद आप भी बता पाएंगे, ठीक है। नेचर तो देखो काफ़ी हद तक मैंने आपको बता ही दिया है इसके अंदर कि हुआ क्या है। आंसर स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या कि इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ठीक है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। और मैंने आपको बताया है कि जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो उस पर चार्ज कौन सा वाला आता है, नेगेटिवली चार्ज। कौन सा होता है वो, नेगेटिवली चार्ज। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि इसका जो नेचर है वो तो कौन सा होगा, नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है वाली बात समझ में आ गई, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, चार्ज बताना है। तो भाई चार्ज का तो अभी तक हम कोई फॉर्मूला जानते नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला तो हम जानते हैं चार्ज का। कौन सा वाला फॉर्मूला है, Q = NE, ठीक है। इसमें से भी हम E की तो वैल्यू जानते हैं और N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या अभी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे इसके पास में? वो नहीं पता है। अगर वो पता लग जाएंगे तो चार्ज की वैल्यू वैसे ही पता लग जाएगी हमको। क्लियर है? तो अब हमारा मोटिव क्या है कि हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो हमसे देखिए आगे पूछा गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एक्चुअली में बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? बहुत ही सिंपल सा है सोचने का तरीका। देखिए, एक आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक, आप कुछ भी इसको सिस्टम समझ लीजिए। ठीक है, कुछ भी बकेट वगैरह कुछ भी समझिए। याद रखिए इसका अपना कोई मास नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया? ठीक है, कि मैंने इसमें कुछ एप्पल्स रखे। ठीक है, पता नहीं है मुझे भी कितने रखे हैं मैंने एप्पल। ठीक है, लेकिन मैंने अभी इसके अंदर कुछ एप्पल्स रखे। ठीक है, अब मुझे क्या बातें पता है? ठीक है, अब जब मैंने इसका पूरे का वेट किया, ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि इसका टोटल मास आया 1 kg। कितना आया है इसका टोटल मास? 1 kg। क्लियर? ठीक है, और मैंने ये पता किया कि जो सारे के सारे जो एप्पल हैं, ठीक है, जो सारे के सारे जो एप्पल हैं, ठीक है, उन सभी का जो मास है वो इक्वल है। ठीक है, मास कैसा है? इक्वल है। और मैंने एक एप्पल का जब मास देखा तो एक एप्पल का मुझे मास पता लगा, मास ऑफ अ एप्पल एन। ठीक है, तो वो था हमारे पास में 100 ग्राम्स। कितना था? 100 ग्राम्स। तो बताइए कितने नंबर ऑफ एप्पल्स इसमें होंगे? कितने नंबर ऑफ एप्पल्स इसमें होंगे? ठीक है, तो शायद हो सकता है कि अब आप बता दें इसके अंदर कि कितने एप्पल्स होंगे। तो बहुत सिंपल सा है कि टोटल मास कितना है? 1 kg। 1 kg का मतलब कितना हो गया हमारे पास में? 1000 ग्राम्स। ठीक है, और एक एप्पल का मास कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल नंबर निकालने के लिए तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि हम क्या करें कि टोटल मास में एक का हम डिवाइड कर दें। ठीक है, तो कितना आ गया? 10। यानी कि इसमें कितने एप्पल होंगे? 10। क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ भी यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ भी कैसे यूज़ हो रहा है कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंक्रीज हुए हैं, यानी कि कितना टोटल मिला के मास कितना इंक्रीज हुआ है। तो टोटल मास अपन अगर देखें तो टोटल मास जो इंक्रीज हुआ है वो कितना है? 9.1 नैनोग्राम। क्लियर है? अब क्या आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? हाँ, वो तो अपन जानते हैं भाई, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। क्लियर है? तो क्या आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन हो गया शायद अब तो ये। ठीक है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना है? 9.1। याद रखिए, अब ये जो हमारी यूनिट है वो कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है। ठीक है, ये जो ग्राम हमारी है ये कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। तो कभी भी दो डिफरेंट यूनिट्स में काम नहीं होता है। ठीक है, आपको एक यूनिट पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो सारे जो हमारे आंसर आते हैं, हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमेशा किस में सोल्व होते हैं? एसआई यूनिट में। ठीक है, तो हम इसे भी एसआई बनाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए नैनो। ठीक है, हमें पता है नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻9। क्या होता है? 10⁻⁻9। तो नैनो की जगह तो हमने 10⁻⁻9 पुट किया। अब बात करते हैं ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? 10⁻⁻3। कितने करते हैं? 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यह आंसर आ गया हमारे पास में केजी में। ठीक है, नीचे वाला आंसर कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31। 9.1 से 9.1 कैंसिल। ठीक है, तो टोटल मिला के आएगा 9 3 12 हो जाएगा, ये ऊपर 31 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो आंसर है वो आएगा 19। ठीक है, एक बार और आप चेक कर लेना। 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ठीक है, अब अगर हमारे पास में अगर आंसर अगर आ गया है, ठीक है, एन की अगर वैल्यू आ गई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें अगर आ गए हैं, पता लग गए हैं, तो बहुत इजी है कि हम क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर? क्यू की वैल्यू। देन चार्ज।
क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में एन ई, ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 10⁻⁹ और ई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, ई की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो हमारे पास में +19 कितना आ जाएगा 1.6 कूलम। क्लियर है? तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब एक बार आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, फिर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक्चुअली में, ठीक है, आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन हम कल वाले लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10, उसके अंदर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन पहले आपको खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि हमारे पास में अ कप ऑफ, ठीक है, हमारे पास में एक कप है, ठीक है, इसके अंदर कुछ वाटर है, ठीक है। कितना वाटर है इसके अंदर, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ, 250 ग्राम्स। कितना वाटर है 250 ग्राम्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन इट। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने को, और आपको, ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी। देखो थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूँ क्या आपको क्या करना है इसके अंदर। देखिए आपसे क्या पूछा रहा है, हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन इट, यानी कि आपको बताना है भाई सर इसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना आपको नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो आपको पता क्या करना है, क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर है? अब क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि हम एक ही तो फॉर्मूला जानते हैं हम क्यू का, ठीक है, चार्ज फाइंड करने का एक ही तो फॉर्मूला है अभी हमारे पास में, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है एन ई, जिसमें से भी ई की वैल्यू अपन को पता है, यानी कि हमें क्या पता नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या पता नहीं है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली में डाइवर्ट हो चुका है। क्वेश्चन क्या बन गया हमारा कि आपको ये बताना है कि 250 ग्राम्स, ठीक है, 250 ग्राम्स वाटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? 250 ग्राम्स वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है, अच्छे से इसके बारे में थोड़ा सोचिए। कुछ रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो अपन कल भी करेंगे, ठीक है। कल इस वीडियो को अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।